हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, काफ़ी सिंपल और इजी चैप्टर है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर यूज होता है, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। सो आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है डिफाइन थर्मोडायनामिक्स, यानी कि हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हमने 4 लिमिटेशंस दी हुई है, चारों के चारों जो लिमिटेशन है काफ़ी ईजी और सिंपल है। ठीक है, सो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन और लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको एकदम सिंपल और इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर कोई गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है सो मैं उसको ट्रिक दूंगा कि आपको कैसे याद रखना है, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, वो सब कुछ आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले डिफाइन थर्मोडायनामिक्स, यानी कि यहाँ पर ये जो हमारे पास लिया हुआ है वो क्या है, थर्मोडायनामिक्स की सबसे पहले दी हुई डेफिनेशन। ठीक है, काफ़ी सिंपल और इजी डेफिनेशन है, देखने में बड़ी लग रही होगी लेकिन सिंपल डेफिनेशन है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम एज इट अंडरगोज अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। ये क्या लिखा हुआ है अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सभी वर्ड्स है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद पूरी डेफिनेशन को समझते हैं। स्टडी यानी कि क्या, पढ़ाई यानी कि अध्ययन, फिर फ्लो यानी कि क्या, उसको प्रवाह भी बोलते हैं, हीट यानी कि ऊर्जा उष्मा, और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी अदर, अदर यानी कि कोई दूसरा, फॉर्म ऑफ एनर्जी कोई एनर्जी का दूसरा फॉर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनटू और आउट, इनटू यानी कि अंदर, आउट यानी कि बाहर। सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम यानी कि प्रणाली, कोई जो प्रणाली होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। उसके बाद आता है एट एज इट अंडरगोज, अंडरगोज यानी कि जाने वाली, गुजरने वाली, अंडरगोज यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, गुजरने वाली। ठीक है, अब फिजिकल और केमिकल, फिजिकल यानी कि भौतिक, केमिकल यानी कि रासायनिक, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन, इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सभी वर्ड्स आपको आसानी से पता चल गए होंगे। आपको ना पता चले हो तो आप क्या करना, उसको ट्रांसलेट कर देना, लिख देना। अभी जो गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हैं उसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा, ये जो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है उसको आप क्या करना, अपनी लैंग्वेज में यानी कि गुजराती या हिंदी में क्या कर देना, उसको ट्रांसलेट कर देना। उसके बाद गुजराती या हिंदी की जो डेफिनेशन है वो आप याद रखना और उसको एग्जाम में अपनी लैंग्वेज से लिख देना। ये जो डेफिनेशन दी हुई है उसको ऐसे लाइन टू लाइन लिखनी जरूरी नहीं है, एक दो वर्ड, 5-6 वर्ड आगे पीछे हो जाएंगे तो चलेगा। ठीक है, ऐसी लाइन टू लाइन लिखनी ऐसी जरूरी नहीं है। ठीक है, सो अभी हम इसको समझते हैं। द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम एज इट अंडरगोज फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है यानी कि सबसे पहले से अंडरस्टैंडिंग तो स्टार्ट होगी नहीं, कोई भी बीच का वर्ड भी पहले आ सकता है। तो क्या होगा, कोई भी जो भौतिक या रासायनिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि परिवर्तन होता है, फिर से बोल देता हूं, कोई भी भौतिक या रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन के अंदर या बाहर का फ्लो हीट या एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के किसी दूसरे फॉर्म का फ्लो होता है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स। फिर से इजीली मैं आपको समझाता हूं, फिर से कोई फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से गुजरने वाली जो कोई प्रणाली होती है, फिर से कोई भौतिक या रासायनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन से अंडरगोज यानी कि गुजरने वाली जो प्रणाली होती है वो प्रणाली के अंदर या बाहर, कोई भी फिजिकल और केमिकल भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से गुजरने वाली प्रणाली के अंदर या बाहर, हीट, हीट यानी कि ऊर्जा या एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा या एनर्जी का कोई दूसरा फॉर्म, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, मैं अभी भी आपको एक बार समझा देता हूँ। भौतिक या रासायनिक, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से गुजरने वाली यानी कि अंडरगोज, गुजरने वाली सिस्टम यानी कि प्रणाली, अंडरगोज गुजरने वाली प्रणाली के अंदर या बाहर, अंदर यानी कि इनटू, आउट यानी कि बाहर, सो अंदर या बाहर, फ्लो ऑफ हीट यानी कि हीट का फ्लो, हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो हीट और एनर्जी का कोई दूसरा फॉर्म, उसका फ्लो और उसकी स्टडी, फ्लो की स्टडी यानी कि जो प्रवाह होता है, हीट का प्रवाह, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, अध्ययन को हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, काफी सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। अगर आपको इंग्लिश में याद ना रहे तो आप उसको क्या करना, हिंदी या गुजराती में अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना। अगर आपको ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में याद रह जाएगा तो आप उसको एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, ऐसा लाइन टू लाइन लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सो थर्मोडायनामिक्स की यहाँ पर डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। सिंपल डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम एज इट अंडरगोज फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन थी। उसके बाद हमको यहाँ पर दिया हुआ है इन स्टडिंग एंड इवेल्यूटिंग, स्टडिंग यानी कि वही स्टडी, अध्ययन, पढ़ाई, एंड इवेल्यूटिंग, इवेल्यूटिंग यानी कि कहा जाता है उसको मूल्यांकन, द फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू और आउट, इनटू यानी कि अंदर, आउट यानी कि बाहर, ऑफ अ सिस्टम, इट विल बी यूजफुल, वो क्या होता है, यूजफुल होता है, किस लिए, टू कंसिडर, कंसिडर यानी कि ध्यान में लेने के लिए, चेंजेस, चेंजेस इन द सर्टेन प्रॉपर्टीज,
क्या लिखा हुआ है, इन स्टडिंग एंड इवेल्यूटिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम, यानी कि कोई एनर्जी का अंदर या बाहर, एनर्जी कहाँ होती है प्रणाली में, तो उसकी एनर्जी का अंदर या बाहर किसका एनर्जी का फ्लो, उसकी स्टडी और उसका मूल्यांकन वो क्या होता है, यूजफुल होता है। किस लिए यूजफुल होता है, सो सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, यानी कि जो प्रणाली की कोई प्रॉपर्टीज होती है, सर्टेन प्रॉपर्टीज यानी कि सर्टेन यानी कि कोई प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, उसको कंसीडर करने के लिए जो चेंजेस होता है, सर्टेन प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता है वो कंसीडर करने के लिए, यानी कि उसको ध्यान में लेने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, यही हमको दिया हुआ है। उसके बाद हमको वो सर्टेन प्रॉपर्टीज दी हुई है, जो सर्टेन प्रॉपर्टीज उसको ध्यान में लेने के लिए थी, वो दोज प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम। दोज प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका इंक्लूड करते, उसको समावेश करते, उसको हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी एग्जाम में तो आप मत लिखिएगा, आप इसकी जगह कोई और लाइन भी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो हमको टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, ये चार जो प्रॉपर्टी हमको दी हुई है वो क्या है, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी हमको दी हुई है। क्या दी हुई है, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हमको क्या दी हुई है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, ये क्या है, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। ये सिंपल लाइन हमको दी हुई है। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी तो आप मत लिखिएगा, और उसकी जगह आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या आएगी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, ये काफी सिंपल लाइन है, आपको याद आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेचर, फिर प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन, ये इसको क्या बोलेंगे, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज। जो कौन सी प्रॉपर्टीज है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन थी, उसके बाद एक लाइन लिखी हुई थी, और उसके बाद क्या थी, जो कोई प्रॉपर्टीज हमको दी हुई थी वो क्या थी, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चार लिमिटेशंस दी हुई है, चारों के चारों बहुत ही सिंपल और इजी है, आपको आसानी से याद रह जाएगी। सबसे पहले नंबर पर हमको दिया हुआ है, थर्मोडायनामिक्स इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बट नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी कि ऐसे सिस्टम जिसको हम देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो यानी कि क्या, बहुत छोटा, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसको हम नहीं देख सकते उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। सो थर्मोडायनामिक इज एप्लीकेबल, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, किसके ऊपर लागू पड़ता है, तो वो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर लागू पड़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। यानी कि जो थर्मोडायनामिक होता है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर, बट नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, यानी कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल सी लिमिटेशन है, जो क्या लिमिटेशन क्या है, नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। इट इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बट नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है, सो उसकी लिमिटेशन से। उससे हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन, दूसरी लिमिटेशन। सो हमको दिया हुआ है, इट इग्नोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम हमको पता है, एटम किसको बोलते हैं, कोई हाइड्रोजन हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। फिर कोई सोडियम होता है उसको हम एटम बोलेंगे, क्लोरीन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। और मॉलिक्यूल यानी कि जो NaCl बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, NaCl, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। सो इट इग्नोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी कि जो कोई एटम होता है, ये क्या है हमारे पास एटम्स है, और ये क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। सो कोई एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जो अंदर का उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप होता है, वो उसको क्या करता है, इग्नोर करता है, यानी कि उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। थर्मोडायनामिक्स इट इग्नोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। सिंपल से यहाँ पर हमको लाइन दी हुई है, जो थर्मोडायनामिक्स है वो क्या करता है, इग्नोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ये जो एटम है और ये जो मॉलिक्यूल है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है, NaCl का स्ट्रक्चर हमको पता है, NaCl कैसा स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, ये NaCl का स्ट्रक्चर है हमको पता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, वो इग्नोर करता है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। सो ये दूसरी लिमिटेशन थी। तीसरी लिमिटेशन में हमको दिया हुआ, थर्मोडायनेमिक डज नॉट बोथर द टाइम फैक्टर। सो यहाँ पर जो बोथर लिखा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। थर्मोडायनामिक डज नॉट बोथर टाइम फैक्टर डज नॉट इन्फॉर्मेशन द टाइम फैक्टर, यानी कि जो थर्मोडायनामिक होता है वो टाइम फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। आप दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स इज नॉट डज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम फैक्टर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थर्मोडायनामिक्स डज नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन thermodynamics does not giving information about time factor ठीक है।
सो तीसरी लिमिटेशन क्या है, थर्मोडायनामिक जो टाइम फैक्टर के बारे में जो हमको क्या नहीं देता, इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बहुत यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम, इन्फॉर्मेशन जो नहीं देता। सो थर्मोडायनामिक डज नॉट इन्फॉर्मेशन द टाइम फैक्टर, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, थर्मोडायनामिक डज नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम फैक्टर, जो टाइम फैक्टर है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो ये तीसरी लिमिटेशन थी। अब हम देखते हैं चौथी लिमिटेशन, जिसके अंदर हमको दिया हुआ है इट इज रिलेटेड ओनली विथ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, देख मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। कोई सिस्टम है उसका इनिशियल स्टेट यानी कि जहाँ से वो स्टेट जो सिस्टम होती है वो जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर, और उसका एंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट। तो जहाँ से शुरू होती है उस पे, और जहाँ से खत्म होता है उसी के पास क्या वो रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड ओनली विथ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम हमको कैसे ड्रॉ की, ये सर्कल में ड्रॉ की। अगर सिस्टम को यहाँ से हम फैला दे तो क्या होगा, ये उसका इनिशियल स्टेट होगा, ये उसका फाइनल स्टेट होगा। तो जो थर्मोडायनामिक है वो किस पे डिपेंड करेगी, किससे के साथ रिलेटेड होगी, उसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इट इज रिलेटेड ओनली विथ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो किसके साथ रिलेटेड होता है, जो इनिशियल स्टेट होता है उसके साथ, और जो फाइनल स्टेट होता है उसके साथ रिलेटेड होता है। कौन, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, यानी कि जो बीच का जो पाथ होता है उस पर रिलेटेड नहीं होता, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो उसकी क्या थी, लिमिटेशन थी, इट इज रिलेटेड ओनली विथ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, सो ये चार थी उसकी लिमिटेशन, जिसके नंबर पर सबसे पहले नंबर पर क्या आता है, थर्मोडायनामिक इज एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बट नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरे नंबर पर क्या दिया था, इट इग्नोर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी कि जो एटम और मॉलिक्यूल होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जो अंदर का उनका स्ट्रक्चर होता है, उनका शेप होता है, उसको क्या करता है, वो इग्नोर करता है। तीसरे नंबर पर हमको दिया होता है थर्मोडायनामिक डज नॉट बोथर द टाइम फैक्टर, यानी कि जो टाइम फैक्टर उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फिर दिया होता इट इज द रिलेटेड ओनली विद इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। कोई सिस्टम होती है उसके इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के साथ ही क्या होता है, वो रिलेटेड होता है, यानी कि उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। सो ये थी चार लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। काफी सिंपल और इजी थी, आपको आसानी से याद भी रह गया होगा। सो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया डिफाइन थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी किया थर्मोडायनामिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, काफी सिंपल सी डेफिनेशन थी, आपको डेफिनेशन भी मैंने अच्छे से समझाई, आपको आसानी से याद भी रह गई होगी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम यही तक रखते। काफी सिंपल सा टॉपिक था थर्मोडायनामिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सब कुछ काफी सिंपल और इजी था, मैंने आपको आसानी से समझा दिया, आपको याद भी रह गया होगा। अभी आप क्या करना, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार इसको रिपीट कर देना, रिपीट यानी कि इसको क्या कर देना, रीड कर देना, आपको कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको रिपीट कर देना, आपको सब कुछ आसानी से याद रह जाएगा और आप कभी उसको भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक था थर्मोडायनामिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स का कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, सो आशा रखता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।